Hey everyone, welcome to our series on design and verification of MIPS32 based processor using System Verilog and UVM environment. So अगर आपने इस सीरीज़ की जो पुरानी वीडियोस हैं अगर आपने उन्हें देखा है तो कॉन्ग्रेट्स, आपको एक कोर का जो बेसिक रिक्वायर्ड है डिज़ाइन करने के लिए वो आपको आता है। और अगर आप नए हो, आपने इस वीडियो से स्टार्ट किया ये सीरीज़, तो मैं एक वीडियो ऐसा डिज़ाइन करता हूँ जिससे आपको पुराने जो भी वीडियोस हैं उनका क्रक्स मिल जाएगा। लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो बढ़ जाएगा, राइट। सो ये हमारा फाइनल आर्किटेक्चर है हमारे कोर का, ठीक है। ये पूरा पाइपलाइन आर्किटेक्चर है, ओके। सो जो नए हैं एक बार मैं समराइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी तक और क्या एग्जैक्टली हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो हम यहाँ पे एक कोड डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। सो कोड के लिए जो रिक्वायरमेंट था, मैंने ये चेकलिस्ट स्टार्टिंग में बनाया था जिसमें हमने देखा कि जो हम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले हैं वो MIPS32 आई से होगा। इंस्ट्रक्शन हम लोग दो फॉर्मेट यूज़ करेंगे, आर फॉर्मेट और आई फॉर्मेट। आर फॉर्मेट में ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे रहेंगे जो कि हमारा कोड एग्जीक्यूट कर सकता है, और आई टाइप में हमारे ये वाले रहेंगे। अब आर टाइप में मैंने ये समझाया हुआ है आपको, तो मैंने ये बता दिया कि ये जैसे आपका ऐड एग्जीक्यूट होता है वैसे ये सारे बचे हुए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। बाकी आई टाइप में जो भी वेराइटीज़ थी मैंने सबके एक एग्जाम्पल उठा के और उन्हें समझा दिया कि हमारा ये इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द कोर कैसे प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रोसेस अभी मैंने समझाया है एक नॉन पाइपलाइंड आर्किटेक्चर में, अगर आपने देखा है पुरानी वीडियोस तो। उसके बाद मैंने आर्किटेक्चर का ब्रीफ दिया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि हमारा जो कोर है वो एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा एक न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस ये होता है वो ये है कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में आपका जो इंस्ट्रक्शन का स्टोरिंग एलिमेंट है और जो एक्चुअल डेटा का स्टोरिंग एलिमेंट है वो दोनों अलग होते हैं, वाइल नॉन ह्यूमन में आपका एक ही स्टोरिंग एलिमेंट होता है जो कि स्टोर कर रहा होता है आपके इंस्ट्रक्शन को एज वेल एज आपके डेटा को। उसके अलावा मैंने एक डेडिकेटेड मेमोरीज का वीडियो बनाया हुआ है और मैंने कोर का कंप्लीट आर्किटेक्चर दे दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टेजेस के बारे में समझा दिया है कि कैसे जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो अलग अलग स्टेजेस में होते हुए फाइनली एग्जीक्यूट होंगे हमारे कोर के थ्रू। फिर मैंने पाइपलाइनिंग का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी आपको कि पाइपलाइनिंग के क्या कंसेप्ट होते हैं और वो हम लोग अपने कोर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी तक मैंने ये नहीं समझाया कि हमारा फाइनल जो पाइपलाइन कोर है वो कैसे दिखेगा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा हजार्ड हैंडलिंग जो है वो मैं आपको कोड के थ्रू समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा वो चीज़ें, ठीक है। ये तो हो गया मेरा समरी, अभी तक हमने क्या किया पुराने जो भी 8 वीडियोज़ थे, ओके। सो ये अभी मैं इनको दिखाऊंगा कैसे मेरे पाइपलाइन कोर में ये इंप्लीमेंट होगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिपिकल जो मतलब बेस है, अगर आप कोई भी कोर डिजाइन करो, कोर क्या है, सीपीयू का मेन ब्रेन है, राइट। सीपीयू का मेन ब्रेन जो है जिसमें एक्चुअल में प्रोसेसिंग हो रहा होता है वो कोर है। तो मैं अगर इस कोर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो इसको सबसे बेसिक एलिमेंट जो रिक्वायर्ड है वो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला आपका कंट्रोल यूनिट, यानी कि जो कि पूरे प्रोसेसर के कंपोनेंट्स कंट्रोल कर रहा होता है, उन्हें गाइड कर रहा होता है। दूसरा आता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट जो कि फेमस होता है आपके ALU के नाम से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। पर अभी जो हम लोग कोड यूज करते हैं उनमें अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स, डेडिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिए गए हैं, जैसे कि ISP हो गया, यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया। उसके अलावा आपका फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हो गया, यानी कि जो आपका
जो फ्लोटिंग वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद जो आपका एनपीयूज हो गया यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, ये सब मतलब अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका एक कंट्रोल यूनिट हो गया, एक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया जो कि एक्चुअल में डेटा प्रोसेस कर रहा होता है, और उसके बाद ये रजिस्टर्स होते हैं यानी कि जो कि मेमोरी एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं। यानी कि ये तीन पार्ट्स, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड रजिस्टर्स, ये मेरा कोर का मेन पार्ट हो गया। उसके बाद जो बाहर के इनपुट्स आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो यहाँ पे आईओ पेरिफेरल्स होंगे, और मेरा जो मेन सेकेंडरी मेमोरी एलिमेंट होगा वो होगा, यानी कि जैसे आपका ये बाहर से जो मेमोरी यूनिट दिख रहा है ये। तो ये अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग ही डिजाइन कर रहे हैं ना, राइट, कोर है ये मेरा, तो मैं हम लोग सिर्फ इसका बात कर रहे हैं अभी हमें यहाँ पे नहीं जाना है। तो मैं अभी आपको जो हमारा फाइनल पाइपलाइन कोर है उसमें समझाता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमारे इन तीनों कैटेगरीज में लाई करती हैं, राइट। चलिए, तो देखिए ये हमारा फाइनल पाइपलाइन कोर है। अब मैं इस पर डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं बहुत सारे कनेक्शंस हैं, इंटरकनेक्ट्स हैं, तो इनको हम बस बोलते हैं। बस क्या मतलब कि ये हर एक कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही होते हैं, तो ये आपके सारे इंटरकनेक्ट्स को हम बस बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी एलिमेंट की। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। अगर मैं इसको मिमिक करूं जो रियल वर्ल्ड में हमारा कोर्स होता है, तो वहां पे हम इसको बोलते हैं लेवल 1 इंस्ट्रक्शन कैशे। ओके, वैसा ही आपको एक दूसरा स्टोरिंग एलिमेंट दिख रहा होगा, डेटा मेमोरी, यानी कि ये लेवल 1 डेटा कैशे है रियल वर्ल्ड कोर्स में। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमारा ये एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर है, इसलिए हमारा जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है और जो हमारा डेटा मेमोरी है वो दोनों सेपरेट है। अगर इन न्यूमन होता तो ये दोनों एक ही स्टोरिंग एलिमेंट होते। ओके, उसके अलावा जो हमारा थर्ड स्टोरिंग एलिमेंट आता है वो होता है हमारा रजिस्टर बैंक। अब ये समझिए जो मेमोरी हायरार्की है उसमें सबसे फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट है, यानी कि ये जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट होगा कोर का, उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा क्योंकि इसका एक्सेस टाइम जो है सबसे कम होता है। ठीक है, और इनडायरेक्टली हम लोग इस रजिस्टर बैंक में जो डेटा लोड करते हैं या फिर यहाँ से डेटा फेच करते हैं वो डेटा मेमोरी में करते हैं। तो ये हम लोग लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन से करते हैं, ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ आपने मेन डेटा रखा हुआ है लेवल 1 कैशे में, यहाँ डेटा कैसे आया होगा, बाहर में हमारा जो लेवल 2 कैशे होगा या फिर जो कोई बाहर का मेमोरी एलिमेंट होगा वो इसमें डेटा डालता है, पर ये हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। हमने अपने इस कोर में ये चीज इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है, हम लोग रैंडमली अपने डेटा इसमें डालेंगे। ठीक है, जो लेवल 2 कैशे है वो हमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है, यानी कि हम लोग इसमें अपने डेटा डालेंगे और फिर ये डेटा यहां से रजिस्टर बैंक में लोड स्टोर होगा। ठीक, चलिए इतना चीज समझ में आ गया। तो ये होगा मेरा मेमोरी एलिमेंट्स। उसके बाद जो सेकेंड चीज आता है वो आता है कंट्रोल यूनिट। देखिए ये जो कंट्रोल यूनिट है इसमें हमने ऑपकोड की कोडिंग की हुई है। तो ये ऑपकोड जो कि हमारा 31 से 26 बिट्स का होता है इंस्ट्रक्शन में, 32 बिट का आपका इंस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें 26 से लेकर 31 के जो 6 बिट्स होते हैं वो आपके ऑपकोड को डिनोट करते हैं। तो ये मेरे कंट्रोल यूनिट को गाइड करेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअली में कौन सा इंस्ट्रक्शन है। अब देखिए जो ये कंट्रोल यूनिट है ये इनडायरेक्टली हर एक मक्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लाइन गया, ये शायद यहाँ मिसिंग है, मैं भी डाल देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको गाइड कर रहा है, यहाँ पे इसको गाइड कर रहा है, हर एक मक्स को गाइड कर रहा है, यानी कि पूरे फ्लो जो डेटा का फ्लो है उसको गाइड कर रहा है आपका ये कंट्रोल यूनिट। ठीक, चलिए फिर जो थर्ड आता है इंपॉर्टेंट चीज वो होता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज किया हुआ है। अभी जो स्टैंडर्ड कोर्स आते हैं उनमें एफपीयूज यूज होते हैं जो कि डेडिकेटेड प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए। पर अगेन सिंप्लिसिटी के लिए अभी पहले हम एलयू के बारे में जानेंगे, फर्दर एफपीयू को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दोनों का कंसेप्ट सेम ही होता है। ओके, तो ये हो गया मेरा 3 मेन कैटेगराइजेशन हर एक एलिमेंट्स के जो कि आपका कोर इनहेरिट करता है।
उसके अलावा आपके देखिए यहाँ पे रजिस्टर बैंक्स हैं हर एक स्टेज को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए। तो ये भी हम लोग स्टोरिंग एलिमेंट में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका स्टोरिंग एलिमेंट एक तो इंस्ट्रक्शन मेमोरी हो गया, रजिस्टर बैंक हो गया, डेटा मेमोरी हो गया, उसके बाद अलावा जो ये रजिस्टर बैंक बीच में है वो हो गए। चलिए, अब जो नए हैं प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये पुरानी वीडियो है जिसमें मैंने जो नॉन पाइपलाइन कोर है, देखिए इसमें कोई भी पाइपलाइनिंग मैंने ऐड नहीं किया हुआ है, ये नॉर्मल साइक कोर है और मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे जो हमारे इंस्ट्रक्शंस है वो इस आर्किटेक्चर के थ्रू फ्लो होते हैं और वो मेरा कोर एग्जीक्यूट करता है। अब जब ये आपको समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर ही हमने इस वाले पाइपलाइन कोर को बिल्ड किया है, तो इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए, इसमें इस वाले नॉन पाइपलाइन कोर में और एक पाइपलाइन कोर में जो एक मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा वो इन रजिस्टर्स बैंक का ही दिख रहा होगा। ठीक है, रजिस्टर बैंक जो है उनका डिफरेंस दिख रहा होगा। उसके अलावा थोड़े से और आर्किटेक्चरल चेंज होंगे। अभी देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, राइट, पर जैसे जैसे मैं आपको ये पूरा चीज एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मेरा जो डेटा है वो फ्लो हो रहा होता है स्कोर के थ्रू, आपको चीज़ों का एक बेटर पिक्चर मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो पहले तो मैं जो पाइपलाइन का वीडियो था उससे एक चीज़ समराइज करना चाहता हूँ कि इन रजिस्टर्स बैंक का यूज़ क्या है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है वो ये है कि हर एक स्टेज को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए हमने ये रजिस्टर्स बैंक लगाए हैं। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करिए कि आपका कोई इंस्ट्रक्शन है डिकोड स्टेज में, यहाँ पे इस वाले स्टेज में उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिकोड स्टेज में, और इसके जो सक्सीडिंग स्टेज है वो एग्जीक्यूट स्टेज है और जो इसके प्रीसीडिंग स्टेज है वो एक फेच स्टेज है, राइट। अब सपोज करिए कि जो एग्जीक्यूशन स्टेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है और इसने क्या किया, अपना जो काम था, इसका जो भी प्रोसेस था इसने पहले खत्म कर दिया। तो जो प्रोसेस डेटा बाहर आएगा वो कहाँ जाएगा अगर ये रजिस्टर बैंक नहीं हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे तो अभी भी कुछ काम चला है ना, कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा है, यहाँ पे एलएलयू इस पे कुछ प्रोसेसिंग ऑपरेशन कुछ कर रहा है, राइट। तो इसलिए हमने ये रजिस्टर बैंक यहाँ लगा दिया है कि भाई जब भी आप अपना जो भी आपका काम है आप उसको कर लीजिए, तो आप अपने डेटा को यहाँ पे टेम्परेली स्टोर कर दीजिए। फिर जब भी ये खाली होगा ये अपना जो भी प्रोसेस डेटा है वो सामने वाले रजिस्टर बैंक में डाल देगा और यहाँ से डेटा फेच करके फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये इसलिए आप देखिए हर एक स्टेज के बीच में रजिस्टर्स बैंक है। तो आपको एक बहुत ही बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ये रजिस्टर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहीं देखिए यहाँ पे हमने वो रजिस्टर बैंक नहीं लगाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि पूरे कोर में सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, हर एक स्टेज पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग चल रहा होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन फेच हुआ एक ही इंस्ट्रक्शन, फिर वही इंस्ट्रक्शन जाएगा यहाँ पे डिकोड स्टेज में, फिर वो जाएगा एग्जीक्यूटिव स्टेज में, फिर हो जाएगा मेमोरी स्टेज में, फिर जाएगा राइट बैक में। फिर जब ये पूरा स्टेजिंग ये पूरा प्रोसेसिंग हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फेच होगा, फिर सेम प्रोसेस होगा यहाँ पे। ठीक है, पर हमने क्योंकि यहाँ पाइपलाइन डाला हुआ है, 5 इंस्ट्रक्शन हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इस रजिस्टर बैंक का यूज है। ठीक है, चलिए, तो ये मेजर डिफरेंस है नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन में आर्किटेक्चरल व्यूज है। और जो मेन कंसेप्ट है पाइपलाइनिंग का वो क्या था कि एक टाइम पे किसी एक टाइम इंस्टेंस पे इस पूरे कोर के अंदर हर एक स्टेज में एक अलग अलग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, प्रोसेस हो रहे होते हैं। ये बेसिक आइडिया था। अगेन अगर आपने पाइपलाइनिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज रिकमेंडेड है उन्हें देख के आइए। चलिए, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैं चीज़ों को कि मैं आपको हर एक का यूज बताऊं। ठीक है, अभी आप बस देखिए कि ओके ये यहाँ पे ये रजिस्टर बैंक है, इनमें ये सारे रजिस्टर्स हैं, वैसे यहाँ पे रजिस्टर बैंक है, इसमें ये सारे रजिस्टर्स हैं, वैसे यहाँ पे रजिस्टर बैंक है ये वाला, और ये रजिस्टर इसके अंदर है, ये वाला रजिस्टर बैंक है, इसके अंदर ये सारे रजिस्टर्स हैं। बस आप अभी देख के रखिए। और एक इंपॉर्टेंट बात नोमेनक्लेचर को लेके, क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं ना, तो इसलिए इनका नोमेनक्लेचर थोड़ा सा
सिंप्लीफाइड वे में मैं चाहता था करना। तो नोमेनक्लेचर आप याद रखिएगा कैसे किया मैंने, हर एक रजिस्टर्स बैंक को उनका नाम दे दिया है। जैसे ये वाला रजिस्टर बैंक आप देखिए, तो ये क्योंकि इंस्ट्रक्शन फेच और इंस्ट्रक्शन डिकोड के बीच में है, इसलिए इसका नाम IF यानी कि इंस्ट्रक्शन फेच अंडरस्कोर इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया। वैसे ही ये वाला आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट के बीच में है, इसलिए इसका नाम ID अंडरस्कोर EX दे दिया है। सेम फॉर दिस एग्जीक्यूट, मेमोरी राइट रीड, और यहाँ पे मेमोरी रीड राइट और राइट बैक। तो हर एक रजिस्टर बैंक का नाम मैंने ऐसे किया हुआ है, राइट। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है वो है कि जैसे आपको ये वाला रजिस्टर बैंक का नोमेनक्लेचर करना है, तो कैसे करोगे आप, जो भी इसका रजिस्टर बैंक है, जिस भी रजिस्टर बैंक में ये एग्जिस्ट करता है, और फॉलोड बाय इट्स नेम। तो जैसे इसका बात करूँ तो इसका नाम हो जाएगा IFID। क्यों? क्योंकि देखिए ये IFID के अंदर रजिस्टर बैंक के अंदर है, और फॉलोड बाय इट्स पर्टिकुलर नेम यानी कि इसका IR नाम है। ये मेरा IR हो गया, यानी कि इसका नाम हो गया IF अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर IR। सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा IR है, पर ये किस में है, ये ID अंडरस्कोर EX में। तो ये ID अंडरस्कोर EX अंडरस्कोर IR, ये हो गया कौन सा वाला, ये वाला रजिस्टर। सेम ये वाला, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा EX मेम IR, और जो लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे भी आपका IR है, तो इसका नाम हो जाएगा मेम WB IR। सेम हर एक रजिस्टर बैंक का हम लोग ऐसे ही नोमेनक्लेचर करेंगे, और यही नोमेनक्लेचर हम लोग अपने कोडिंग में भी यूज करेंगे। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया। सो हम अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे मेरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है थ्रू आउट दिस पाइपलाइन कोर। सो पहले मैं आपको समझाता हूं बेसिक से कि कैसे ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे फ्लो कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेसर। सो स्टार्टिंग विद दिस ऐड R10 R8 एंड R9। सो यानी कि ये वाला इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होगा, सीक्वेंस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, और एक इंस्टेंस पे मेरा इस पॉइंटर ने पॉइंट किया कि भाई ये एक इंस्ट्रक्शन है आपका ID R10 R8 R9। यानी कि ये हो गया मेरा इंस्ट्रक्शन फेच। इसने पॉइंट किया इस इंस्ट्रक्शन पे, तो यहां से मेरा इंस्ट्रक्शन फेच हो गया। ओके, क्लियर। चलिए, तो यहां से मेरा बाहर आया ID R10 R8 R9। अब दो इंपॉर्टेंट बात आपका इसका क्या है कि आपका ये डायरेक्ट इस स्टेज में नहीं आएगा। जो भी ID R10 R8 जो 32 बिट का डेटा है, ठीक है, वो आके स्टोर हो जाएगा इस रजिस्टर बैंक में, रजिस्टर में, सॉरी, इस IR रजिस्टर में। और जो प्रेजेंट प्रोग्रामेबल पॉइंटर था, मतलब जिस भी प्रोग्राम को पॉइंट कर रहा था, वो यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा। अब मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट लगाना है। इसलिए हम लोग ये जो अभी जो प्रोग्रामेबल काउंटर का जो पॉइंट है उसको हम लोग NPC से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रोग्रामेबल काउंटर। ठीक है, तो यानी कि अभी मैंने ये पॉइंटर को यहाँ स्टोर कर लिया, और जो इंस्ट्रक्शन है 32 बिट का उसको स्टोर कर लिया यहाँ पे। अब जैसे ही इसने फेच कर लिया, अब ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसका लॉजिक देखिए मैंने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, और मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है कि कैसे ये काम कर रहा है, क्यों ये मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, समझ गए कि बस अभी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है। समझ में, यानी जैसे इसने फेच किया एक इंस्ट्रक्शन को, वैसे ही दूसरे इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। ओके, अब अभी क्योंकि खाली है, अभी कोई इंस्ट्रक्शन दूसरा इसमें है नहीं, तो अभी मेरा ये जो ये वाला इंस्ट्रक्शन था वो आ जाएगा डिकोड स्टेज में। ओके, अब डिकोड स्टेज में क्या होगा कि आपका जो IR है 32 बिट का, वो यहां जाएगा। अब इसका 25 से 21 तक जो कि डिनोट कर रहा है आपके RS के एड्रेस को, यानी कि जो सोर्स रजिस्टर है उसके एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है। तो देखिए 25 21, यहां 25 21, ये आप रीड करो। सेम IR 20 16, यानी कि ये पॉइंट कर रहा है दूसरे रजिस्टर को 20 से 16 तक। तो ये मैंने पॉइंट किया।
दोनों रीड करेंगे रजिस्टर बैंक में से और जाके फिर ए में स्टोर कर देंगे। ये काम हुआ। और पैरेलली साथ में क्या क्या काम चल रहे होंगे इसके, जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसका ऑपकोड वाला पॉइंट, यानी कि 31 से 26 तक, ये वाला चीज 31 से 26 वाला ऑपकोड, ये मेरे कंट्रोल यूनिट बोलेगा कि मैं एक ऐड इंस्ट्रक्शन हूं, तो उस हिसाब से कंट्रोल यूनिट हम लोग ऐसा इनकोड करेंगे कंट्रोल यूनिट को कि वो अपने प्रोसेसर को गाइड करेगा। अब वो कैसे हम लोग करेंगे वो कोडिंग में देखते हैं, पर समझिए कि इसके अंदर गाइडेंस लिखा हुआ है कि कैसे आपको एक ऐड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ये गाइडेंस इसने स्टोर कर दिया इस रजिस्टर बैंक के अंदर। समझ लीजिए गाइड बुक है इसके अंदर जो गाइड करेगा पूरे प्रोसेसर को। पैरेलली इसमें ये 16 बिट का साइन एक्सटेंशन भी होगा। ठीक है, कौन सा 16 बिट का? ये बचे हुए 16 बिट का। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके आर टाइम में ये 16 बिट का कोई काम नहीं है ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका आई टाइम में यूज होगा। पर ये इसका आर्किटेक्चर है, तो यहां भी पैरेलली ये 16 बिट का साइन एक्सटेंशन करेगा और वो इमीडिएट में स्टोर कर देगा। तो आप देखिए क्या चीजें हुई, तीन चीजें हुई हैं। पहला तो इसने ये रीड ए बी किया इन बिट से, उसके बाद जो बचा हुआ आपका 0 से 15 तक का बिट था उसको 16 बिट साइड एक्सटेंशन किया और इन सारे रजिस्टर्स बैंक में उसको स्टोर कर दिया। ओके, उसके अलावा इसने कंट्रोल यूनिट को गाइड किया। और दो और चीजें हुई हैं। क्या हुई हैं कि आपका जो ये आईआर है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन आ गया आपके इस वाले आईआर में, और जब कोई एनपीसी था वो आ गया यहां। तो ये मेरे डिकोड स्टेज में पूरा इतना काम हुआ। ये सब चीजें पैरेलली हुई हैं। सिंपल है इतना, तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज तो नहीं था। अब देखिए, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंट चीज क्यों? अच्छा, मैं पहले ये एक लाइन बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहें कि ये तो यहां से आपका ये इसको भी तो गाइड करेगा ना, आपका कंट्रोल यूनिट। ओके, तो ये मेरा हो गया गाइड। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है। अब आपका हो गया डिकोड स्टेज। तो डिकोड स्टेज को एग्जीक्यूट स्टेज लेना देना था ही नहीं, इसका काम था डेटा को मतलब आप जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करो और इस वाले रजिस्टर बैंक में आप उसको स्टोर कर दो। ठीक है, चलिए, तो उसने स्टोर कर दिया। अब सेम चीज अभी क्या करेगा, अब जो भी प्रीवियस जो भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होंगे उसको उठा के डिकोड करेगा। मतलब ऐसे पाइपलाइन वाला काम चल रहा है। ओके, तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं कि हम लोग फोकस सिर्फ हमारा फोकस ऐड आई के अंदर है। इंपॉर्टेंट देखिए चीज क्या फैक्ट है इसके अंदर कि हम लोग फोकस सिर्फ अभी कर रहे हैं ऐड के ऊपर, क्योंकि हमने ऐड को हम देख रहे हैं कि अच्छा ऐड कैसे कैसे फ्लो हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन में। पर पैरेलली इसमें क्या हो रहा होगा, जैसे ही इसने इंस्ट्रक्शन को फेच करके यहां डाला वैसे ही अब ये दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। ठीक है, अब यहाँ को जो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने बताया एड आई, तो एड आई मतलब डिकोड हो गया। ठीक है, तो जो अब इंस्ट्रक्शन के जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसको ये डिकोड करेगा। फिर यहां पे कोई तीसरा इंस्ट्रक्शन यहां से फेच होगा। ठीक है, वैसे जैसे अब आपका ये एड आई आगे बढ़ेगा वैसे ही जो आपका यहां इंस्ट्रक्शन था वो इसमें आ जाएगा और वो अब एग्जीक्यूट होगा। तो समझ रहे आप कैसे पैरेलली सब काम हो रहा है, पैरेलली सब काम हो रहे हैं। पर अभी हम फोकस करें सिर्फ और सिर्फ एड आई के अंदर कि एड आई कैसे फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अभी मैं लास्ट में समझा दूंगा कि कैसे ये पैरेलल में जो 5 इंस्ट्रक्शन है वो कैसे कैसे फ्लो हो रहे हैं इस एक सिंगल पाइपलाइन कोड में। ठीक है, तो अभी मैं एड आई फोकस कर रहा था, तो मेरा एड आई मैंने क्या किया, अभी तक एड आई को डिकोड कर लिया। एड आई हो गया मैं डिकोड पूरा, अभी इसके अंदर पूरा स्टोर हो गया एड आई। अब क्योंकि एग्जीक्यूट अभी खाली है ना, एग्जीक्यूट में क्योंकि कुछ तो था नहीं, तो एग्जीक्यूट अब क्या करेगा, यहां से डेटा उठाएगा और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, एनपीसी। एनपीसी मतलब कि जो सबसे पहला एड आई का प्रोग्रामेबल पॉइंटर था उसका वैल्यू है। इंपॉर्टेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इन रजिस्टर्स का होना, क्योंकि अभी अगर मान लीजिए मैं रजिस्टर बैंक नहीं रखता यहाँ पे, ठीक है, और मैं डायरेक्ट उठा के, मतलब ये रजिस्टर बैंक नहीं होता, मैं डायरेक्ट यहां से उठाता और ऐसे करके यहाँ पे डाल देता है इस बॉक्स के अंदर। तो अब देखिए ये प्रोग्रामेबल काउंटर की वैल्यू ना, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल काउंटर तो बढ़ रहा है ना, पहले मैंने बताया ना कि इंस्ट्रक्शंस अलग अलग
एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगा जो कि अभी करंट इंस्ट्रक्शन हमारे पास। हमें ऐड आई का नेक्स्ट प्रोग्रामेबल काउंटर चाहिए था, पर अभी इस इंस्टेंस पे दो और इंस्ट्रक्शंस यहां पे आ गए हैं, यानी कि प्रोग्रामेबल काउंटर का वैल्यू कुछ चेंज हो गया होगा। तो इसलिए हमने इसको स्टोर करके रखा कि जो भी इंस्ट्रक्शन है आप अपने डेटा को अपने साथ कैरी करके चलो। जैसे ऐड था सॉरी, हमने ऐड को देखा, तो ऐड अपने जो प्रोग्रामर पॉइंटर था उसको अपने साथ लेके चल रहा है। अब यहां पे देखिए ये जो एनपीसी के अंदर जो वैल्यू है ये ऐड का एनपीसी है। इसके अंदर कौन सा एनपीसी, इसके अंदर कौन सा वैल्यू होगा प्रोग्रामर काउंटर का, इसके अंदर जो इससे प्रीवियस वाला इंस्ट्रक्शन होगा उसका प्रोग्रामर काउंटर का वैल्यू होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ये इसका इंपॉर्टेंस था इस एनपीसी का। अब एनपीसी को हम लोग क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं वो आपको ब्रांचिंग में समझ में आएगा कि इस एनपीसी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो ब्रांचिंग में समझ में आएगा आपको। पर आप समझिए कि हम लोग बस जो पॉइंटर था जो कि एड्रेस कैरी किया था आपके ऐड वाले इंस्ट्रक्शन का, उसका हम लोग वैल्यू ऐड के साथ फॉरवर्ड कर रहे हैं इन द कोर। ओके, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए था आपका, अब आता है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करना है इसको। अब क्योंकि मैंने बताया है कि ऐड है आपका, तो ऐड में क्या करता है, वो इस आरएस को पकड़ता है, आरटी को पकड़ता है, दोनों में वो ऑपरेशन करता है जो कि आपका ये आउटपुट बोल रहा होता है, और उसको आरडी में स्टोर कर देता है। सिंपल है इतना, अभी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो मैंने कहा ओके, आरएस का कंटेंट कहाँ है, जो आरएस में जो एड्रेस था मैंने रजिस्टर बैंक से रीड किया और उसका कंटेंट ए में डाल दिया, आरटी का बी में डाल दिया। तो मतलब मुझे ये वाला और ये वाला वैल्यू चाहिए। तो अब इस मक्स को कौन गाइड करेगा कि आपको ए लेना है बी लेना है, आपको एनपीसी नहीं लेना है, आपको ये इमीडिएट वाली वैल्यू नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ये ए लेना है, आपको ये बी लेना है। तो देखिए ये आपका कंट्रोल यूनिट गाइड कर रहा है इस मक्स को। सिंपल। अब यहां से ये जाएगा आपके प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो आपका एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये यहां गया। अब इस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कौन बताएगा कि भाई जो भी आपके पास वैल्यू आ रहा है आप उनको ऐड करो। अगेन कंट्रोल यूनिट बताएगा कि आप उनको ऐड करो। ऐड किया इसने, ठीक है, ये ऐड करके वैल्यू एएलयू में स्टोर कर दी। पैरेलल में क्या चल रहा है, इस ऐड इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल डेटा, यानी कि ऐड इंस्ट्रक्शन का डेटा गाइड इसने फॉरवर्ड कर दिया टी पे। नेक्स्ट इस EX में टी पे फॉरवर्ड कर दिया। उसके अलावा ये बी फॉरवर्ड हुआ है। अब ये बी फॉरवर्ड क्यों किया है, यहां पे काम नहीं है, इस ऐड वाले में काम नहीं है, पर जब हम लोड करेंगे और स्टोर करेंगे तब इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा। पर अभी फिलहाल के लिए समझिए कि ये काम ही करेगा, मतलब ये आपका एग्जीक्यूट स्टेज बी को यहां पे फॉरवर्ड करेगा, यहां से उठा के फॉरवर्ड करेगा, और क्या कर रहा है आपके टी को फॉरवर्ड कर रहा है, और क्या कर रहा है आपके आईटी को फॉरवर्ड कर रहा है। यानी कि इस इंस्टेंस पे यहां पे आपका एग्जीक्यूट स्टेज हर एक वैल्यू को स्टोर कर दे रहा है। उसके अलावा एक चीज और कर रहा है, क्या कर रहा है, आपके इस कंडीशन को देख रहा है। एक कंडीशन का काम कहाँ यूज होता है, आपके ब्रांचिंग स्टेज में, क्योंकि ये ब्रांचिंग स्टेज नहीं है तो अगेन इसका कोई काम नहीं है, पर आपका एग्जीक्यूशन स्टेज इसको भी स्टोर कर, इसका वैल्यू इवेल्यूएट कर रहा है और उसमें डाल दे रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आपका एग्जीक्यूट स्टेज ने ऐड वाले जो इंस्ट्रक्शन था उसका वैल्यू पूरा यहां पे फीड कर दिया, पूरा फीड कर दिया। अब इस आईआर की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी, AD R10 R9 ये वाली चीज। ठीक है, इसने इसको फॉरवर्ड किया। एक ध्यान देने वाली चीज क्या है कि अब देखिए एनपीसी की वैल्यू अब आगे फॉरवर्ड नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग का इवैल्यूएशन हो गया, अब आपको आगे काम नहीं है, तो आपने एनपीसी को फॉरवर्ड नहीं किया। टी फॉरवर्ड क्यों किया है भाई, टी इसलिए फॉरवर्ड किया है क्योंकि ये जो टी है इसके अंदर गाइड है आपके ऐड वाले इंस्ट्रक्शन का। ओके, तो आपको इस गाइड को पूरे थ्रू आउट द प्रोसेसर पुश करना पड़ेगा जैसे जैसे आपका ऐड इंस्ट्रक्शन आगे फॉरवर्ड होता है। ओके, अब देखिए, अब यहां पे ये सारे डेटा मेरे आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, अभी पीछे आपके दो इंस्ट्रक्शन और आ गए होंगे ना, यहां पे एक इंस्ट्रक्शन होगा, इसके अंदर होगा कुछ, इसके अंदर होगा कुछ। अब वो फिर जब क्लॉक बदलेगा तो फिर वो आगे जाएंगे, एक कोई इंस्ट्रक्शन 2 कोई इंस्ट्रक्शन 3 ऐसा होगा। अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे क्योंकि कॉम्प्लेक्स कर देगा चीज, अभी हम सिर्फ ऐड आई पे फोकस कर रहे हैं।
तो ऐड आई के अंदर ये सारे आपके वैल्यू आ गया। अब हम काम करता, हमने इनको ऐड कर दिया, हमको अब वो जो एडेड डेटा है उसको हमें आरडी में स्टोर करना है। अच्छा, यानी कि हमें मेमोरी से यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं ना, हमें तो सिर्फ ये दोनों को ऐड करना था और उसको आरडी में स्टोर करना था। तो यहाँ पे मेमोरी का कोई यूसेज ही नहीं है, कोई लोड स्टोर वाला ऑपरेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं होगा। अब देखिए जो ALU से डेटा निकला है वो इसमें भी जा रहा है, वो इसमें भी जा रहा है। अब ये लोड स्टोर है नहीं, तो इसलिए ये डेटा उठेगा यहां से, आपका यहां पे स्टोर हो जाएगा। क्लियर? जो कि एडेड डेटा है, प्रोसेस डेटा है, वो ALU में गया। साथ साथ आपका IR फॉरवर्ड हो गया, आपका T फॉरवर्ड हो गया। और ये LND क्या है? जब आप अपने रजिस्टर बैंक को लोड करोगे तब इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्योंकि हम लोग का ऐड है सिंपल सा, इसलिए इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे मेरा ALU में आ गया है डेटा, एड डेटा। अब हमें देखिए क्या चाहिए, आरडी का, आरडी में स्टोर करना ना, तो अभी इस मक्स में जाएगा ये और ये। अब देखिए ये क्या होगा, ये जब आप लोड करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैंने लोडेड डेटा इसमें डाल दिया। अब क्योंकि ये एक ऐड इंस्ट्रक्शन है आर टाइप का, तो टी इसको बताएगा ब्रो आप इस ALU वाले को सेट करिए, तो ये मक्स क्या करेगा, इसको सेट कर देगा। यानी कि यहां से ये लाइन ऐसा हुआ, ऐसा गया और ऐसा और ऐसा, समझ में है? ये लाइन ऐसा है ऐड के लिए, और ये यहां पे मैंने डाली। अब देखिए ये जो टी है, ये टी वैल्यू आगे फॉरवर्ड हुआ यहां तक, ये IR की वैल्यू फॉरवर्ड हुई है, और ये जो फाइनल प्रोसेस डेटा है वो फॉरवर्ड हो गया पूरा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, आपको 15 से 11 के बीच में आरडी का एड्रेस मिलेगा। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है ये बोलेगा देखिए आप IR के 15 से 11 तक का जो एड्रेस है वो पॉइंट करिए, और वहां पे आप राइट कर दीजिए किसको, ये देखिए ये जो डेटा मैंने इसमें स्टोर किया है ALU वाला, ये देखिए ये यहां से होते हुए ये गया आपका इसमें रजिस्टर बैंक के अंदर, और कौन सा एड्रेस पे गया, आरडी में गया। तो इसने सिलेक्ट किया आरडी को, ये देखिए ये वाला, ठीक है, यहाँ पे राइट। ये क्या करेगा, ये पॉइंट कर रहा है आपके एड्रेस को, याद करिएगा ये राइट करने के लिए ये पॉइंट कर रहा है एड्रेस को, और ये एक्चुअल में डेटा स्टोर कर रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने RS RT RD को स्टोर कर दिया है प्रोसेस डेटा को अपने रजिस्टर बैंक में। क्लियर? क्लियर है? अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ अपने ऐड इंस्ट्रक्शन पर ऐड के पहले जो स्टेज होगा या फिर ऐड के बाद कुछ स्टेज होगा, उन स्टेजेस में भी कोई दूसरे इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग हो रहा होगा। ठीक, ये पाइपलाइनिंग का था। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इस चीज को रखता हूं, थोड़ा आप इसको समझिए। हाँ, हर एक जो भी रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर बैंक में जो भी रजिस्टर्स हैं, उनका सिग्निफिकेंस मैंने फॉरवर्ड क्यों किया है डेटा। देखिए अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिए। ऐसे में आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि हमने इस RI को पूरे थ्रू आउट द कोड हमने क्यों फॉरवर्ड किया हुआ है। देखिए इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये IR क्या है, ये IR आपके ऐड वाली इंस्ट्रक्शन है ना, ऐड वाला इंस्ट्रक्शन है। तो ऐड वाला इंस्ट्रक्शन का ही तो हम ये 15 से 11 वाला बिट लेंगे। अगर मान लीजिए मैंने ये सब फॉरवर्ड नहीं किया, ये वाला चीज़ जो मैं कर रहा हूँ फॉरवर्ड नहीं किया, तो ये IR जो यहाँ पे आएगा ये तो किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन का हो जाएगा ना, कोई 5वें इंस्ट्रक्शन का हो जाएगा, क्योंकि मेरा IR यहाँ पे, ऐड वाला इंस्ट्रक्शन मेरा यहाँ पे इस स्टेज पे। अब हमें उस ऐड वाले का ही जो राइट वाला एड्रेस है हमें चाहिए। तो इसलिए हमने थ्रू आउट द प्रोसेसर पूरा इंस्ट्रक्शन को
फॉरवर्ड किया है। सेम टी के साथ भी वही, क्योंकि टी हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिक है, वैसे आई आर भी हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिक है। देखिए पहले टाइम में देखा होगा आपने इसको, तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, जेन्युइनली बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, मुझे भी लगा था। पर मैं बता रहा हूँ मैंने इसको कम से कम 5-6 बार देखा था। अभी आप ये मत समझिए कि इसके अंदर पैरेलली कुछ इंस्ट्रक्शन और भी चल रहे होंगे। आप सिर्फ अपने फोकस लगाइए ऐड पे, जो मैंने ऐड समझाया है, ठीक है। ऐड पे फोकस लगाइए और ध्यान लगाइए कि कौन कौन से रजिस्टर्स कब काम आ रहे हैं। हाँ, उनका एग्जिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा इमेजिन करिए कि सपोज करिए कि ये रजिस्टर मेरा नहीं होता, ये आया मेरा रजिस्टर नहीं होता, ठीक है, ये आया मेरा रजिस्टर नहीं होता, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा में दिमाग बुलाइए और सोचिए थोड़ा, और 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, इस डायग्राम को देखिए। आप थोड़े नेट पे भी थोड़ा सर्च करिए इस आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, इस आर्किटेक्चर को आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको नेट पे मिल जाएगा। थोड़ा इसके बारे में पढ़िए और वो समझिए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ ये सिंपल सा ऐड आई वाला समझाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बचे हुए जो 4 हैं उनको समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ओके, सो बाय।